राजा उग्रसेन के राज्य में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में मजदूरी की आश में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदर स्त्री वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़ी होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसका आशय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के सर पर रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इतनी चीजें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक ऊंट रख लेता। मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल रहस्यमयी भवन के पास पहुंचे, जिसके दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने भवन के दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुला तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम ये स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके साज सिंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि ये नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुक पूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी। लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ये बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई, जहाँ पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। इन सब के बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन भी था। मजदूर यद्यपि दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया था, लेकिन उस कमरे की सामग्री और सजावट देखकर अपना श्रम भूल गया और वह प्रसन्न होकर इस शोभा को देखने लगा। विशेषतः उसे सिंहासन पर बैठी हुई अतीव सुंदर स्त्री ने बहुत आकृष्ट किया। उसे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम ओजस्वी है। वह उस घर की मालकिन है। जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था उसका नाम कामिनी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम रूपवती था। ओजस्वी ने कहा, इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो, ये बोझ के मारे मरा जा रहा है। कामिनी और रूपवती ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगी। ओजस्वी ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। वह आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन वहाँ की वस्तुओं में इतना लगा था कि वह वापस न हुआ। उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि यद्यपि घर में 3 स्त्रियां ही थी, तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी जो 30 व्यक्तियों को काफी होती। मजदूर वहाँ से न हटा तो ओजस्वी ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली है? रूपवती, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर ने कहा, मालकिन, मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है, किंतु आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वह मेरी उद्दंडता है, किंतु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी रूपवती कोई भी महिला नहीं देखी। मुझे यह देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है। बगैर पुरुष के स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही बहुत अजीब बातें हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, इसलिए बोलता चला गया। ओजस्वी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं और इस तरह चलाती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गवार न समझे। ये तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। ओजस्वी समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें? इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर न था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन रूपवती ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम यह जबरदस्त किस्म का मस्करा है। बाजार से यहाँ तक सारे रास्ते यह हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है। मजदूर
को रूपवती की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दें। मैं गरीब हूँ, किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता। और तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मजदूर ने ओजस्वी के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए। ओजस्वी ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रहकर हमारे खान पान में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। मजदूर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर तीनों बहनें वहां आकर बैठ गई और चौथी ओर मजदूर को भी बिठा लिया। मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ा सा भोजन किया। फिर रूपवती ने मदिरा की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया। मजदूर ने रूपवती का आदर पूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने से पहले एक गीत गाया। गीत सुनकर तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए। इस राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। कामिनी ने अपनी बहनों से कहा कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इससे कहो अपने घर जाए। मजदूर को ऐसा सुखद संग छोड़ने में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं इस नशे की दशा में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा? कृपया रात भर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे, मैं यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। रूपवती ने फिर उसकी वकालत की और कहा, यह बेचारा ठीक कहता है, कहाँ अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा। हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे ही रखी है, अब इसे निराश न करो, यहीं पड़ा रहने दो। ओजस्वी ने रूपवती के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगी मैं मानूंगा। ओजस्वी ने कहा कि हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे हैं, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस भवन के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेंगी, उसे बड़ा कष्ट होगा और वह बहुत पछताएगा। मजदूर ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। थोड़ी ही देर में ज्ञात हुआ जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा है। यह शब्द सुनकर कामिनी खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वहीं जाती थी। उसने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर में वापस आकर कहा, दरवाजे पर एक ही जैसे लगने वाले 3 फकीर खड़े हैं ओजस्वी, तुम उन्हें देखकर बहुत हंसोगी। वे तीनों ही दाहिनी आंख से काने हैं और सभी के सिर, दाढ़ी, मूछें, यहाँ तक कि भवें भी मुड़ी हुई हैं। वे इसी समय राजधानी में प्रविष्ट हुए हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी जाए, सुबह वे चले जाएंगे। बहन, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दो। वे रात को यहाँ रहकर हम लोगों का कुछ भला ही करेंगे, हमें किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाएंगे। ओजस्वी ने कामिनी से कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो उन्हें ले आओ, लेकिन उन्हें भी हमारे घर पर मेहमानी की शर्त बता देना और कह देना कि अंदर दीवार पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लें। कामिनी बहन की अनुमति पाकर प्रसन्नता पूर्वक दौड़ी गई और तीनों फकीरों को लेकर अंदर आ गई। फकीरों ने ओजस्वी और रूपवती को झुककर सलाम किया और तीनों फकीरों ने भोजन किया। फकीर नशे में आए तो बोले, यहाँ कोई बाजा हो तो हम लोग भी कुछ गाएं बजाएं। कामिनी ने उन्हें वाद्य लाकर दिए और वे बजाने लगे और वाद्यों के सुरों से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। वे लोग इस गाने बजाने के दरमियान हंसी ठट्ठा भी करते और ऊंचे स्वर में वाह वाह भी करते। इस सबसे बड़ा शोर होने लगा और सारा भवन गूंजने लगा। इसी बीच उन्होंने सुना कि आधी रात को फिर कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है। कामिनी सदा की भांति दौड़कर गई कि इतनी रात को कौन आया है। इस बार दरवाजा खड़खड़ाने वाला स्वयं उस नगर का राजा था। राजा का यह नियम था कि अक्सर रात को भेष बदलकर शहर में निकलता था कि प्रजा का हाल खुद अपनी आंखों से देखे। उस रात को वह अपने महामंत्री जाफर और एक विश्वासी जासूस के साथ नगर की गलियों में घूम रहा था। वे तीनों व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। जब वे लोग उन स्त्रियों के मकान के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी की ध्वनि और गाने बजाने का स्वर सुना। राजा ने कहा कि घर का दरवाजा खुलवाओ, मैं देखूं तो कि यहाँ क्या हो रहा है। जाफर ने कहा कि यहाँ कुछ स्त्रियां शराब पीकर हंसी दिल्लगी कर रही हैं, गा बजा रही हैं। आपका अंदर जाना शोभनीय नहीं है। यह भी हो सकता है कि वे अपने राग रंग में विघ्न पड़ते देखकर नशे की हालत में आपका कुछ अपमान कर बैठे। किंतु राजा ने उसकी सलाह न मानी और आदेश दिया कि तुम जाकर दरवाजा खुलवाओ। जाफर ने दरवाजा खुलवाया। कामिनी ने दरवाजा खोला तो जाफर उसके रूप को देखता रह गया। फिर उसने जल्दी से एक कहानी घड़ी। उसने कहा, सुंदरी, हम तीनों व्यापारी मोसिल नगर के निवासी हैं। हम व्यापार की वस्तुएं लेकर यहाँ आए हैं और एक सराय में ठहरे हैं। आज की रात को यहाँ के एक व्यापारी ने हमें दावत दी थी। हम उसके घर गए। उसने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया और उत्तम मदिरा पीने को दी। हम लोग नशे में आ गए तो उसने नृत्यांगनाओं को बुलाकर नाचने की आज्ञा दी। इस राग रंग में काफी समय हो गया और नशे की हंसी और नाच गाने से बाहर काफी आवाज जाने लगी। उसी समय संयोगवश शहर का कोतवाल गश्त लेकर उधर से निकला और उसने उस घर पर छापा मार दिया। दरवाजा खुलवाकर उसने सब उलट पलट कर दिया और कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग जान बचाकर एक दीवार से बाहर कूद गए। यह कहकर जाफर ने कहा, हम लोग इस शहर में किसी को नहीं जानते, न यहाँ के मार्ग पहचानते हैं। हमें डर लग रहा है कि हम इधर उधर भटकते हुए सराय पर कैसे पहुंचेंगे। फिर संभव है सराय का दरवाजा बंद हो गया हो और हम रात भर गलियों में भटकते रहे।
यह भी संभव है कि वही कोतवाल गश्त लगाता हुआ आ निकले और हम लोगों को बंद कर दे। हमारी दशा बड़ी दयनीय है। सुंदरी, तुम दया करके अनुमति दो तो हम रात भर के लिए तुम्हारे मकान में किसी जगह पड़े रहें। अगर तुम हमें अपनी संगति के योग्य समझो तो हमें अपने गाने बजाने में शामिल कर लो। हम लोग यह तो समझ गए हैं कि तुम लोग गाने बजाने में अति निपुण हो। कामिनी ने कहा, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ, तुम लोग जरा यहीं ठहरो, मैं मालकिन से तुम्हारी बात करती हूँ। अगर उसने अनुमति दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी और तुम लोग आराम से यहाँ रात बिता सकोगे। यह कहकर कामिनी अंदर गई और अपनी बहनों से नए व्यापारियों की दशा और उनकी प्रार्थना की बात की। उन दोनों ने आपस में और कामिनी के साथ मंत्रणा की और कामिनी से कहा कि उन्हें भी अंदर ले आओ। कामिनी वहाँ जाकर राजा, जाफर और जासूस को अंदर ले आई। तीनों ने बड़ी शिष्टता और सम्मान से स्त्रियों और फकीरों को प्रणाम किया। उन सब ने उन्हें व्यापारी समझकर उनके अभिवादन का यथायोग्य उत्तर दिया। ओजस्वी ने, जो तीनों बहनों में सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान थी, उनसे कहा कि हम लोग जो कुछ कहें उसका तुम लोग बुरा न मानना। जाफर ने कहा, तुम सुंदरियों के मुंह से ऐसी कौन सी बात निकल सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर मात्र 500 कमेंट पूरे करें।